चलो गाइस, अब शुरू करते इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। तो इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत पुराने जमाने से है, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में थे तब से ये सिस्टम चलते आ रहा है। तो देख, हिस्ट्री क्या है उसकी देख लेते एक बार, ये वापस पढ़ना नहीं है आपको, एक बार पढ़ के रख देना है। The income tax was introduced in India for the first time in 1860 by the British rurals following the mutiny of 1857. तो पहली बार 1860 में ब्रिटिश रूरल्स ने ये इनकम टैक्स का फंडा लाया था। बोला था तुम हमसे बगावत करेगा तो हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा देगा, है ना। तो अंग्रेजों ने 1860 में पहली बार इनकम टैक्स जो बगावत करता था उनसे, ना धोखाबाजी करता था, उनके ऊपर लगाने का रिवाज शुरू कर दिया। द पीरियड बिटवीन 1860 and 1886 was a period of experiment in the context of income tax. तो ये तब का पीरियड जो था ये इनकम टैक्स का एक एक्सपेरिमेंट पीरियड था, मतलब लगा के देखते क्या होता है, लोग क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे लोग इनकम टैक्स को भरते हैं या नहीं भरते, या उनका रिएक्शन क्या रहता है, ये सब कॉन्टेक्स्ट था, एक्सपेरिमेंट का पीरियड था। दिस पीरियड ऑफ 1886, this period ended in 1886 when the first income tax act came into an existence. तो पहली बार फिर 1886 में इनकम टैक्स एक्ट को लाया गया इंडिया। The pattern laid down in it for levying the tax continues to operate even today, though in some changed form. तो पैटर्न वैसे ही है, पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ, बट फॉर्म्स मतलब उसमें कोई चेंजेस लाए गए। जैसे लोग चोरी करते टैक्स की, तो उन चोरी को रोकने के लिए हम लोगों को अमेंडमेंट्स करना पड़ता है, एंड ऑल। तो वो सब चेंज करके अभी जो एक्ट बना है वो अपन देखेंगे अभी कौन सा एक्ट है, मैं आपको सब बताऊंगा। 1961 इनकम टैक्स एक्ट अपन अभी पढ़ रहे हैं, लिखा है वहां पे देखो। इन 1918 अनदर एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1918 वॉज पास्ड, बट ये बहुत छोटे पीरियड के लिए था 1918। उसके इमीडिएट बाद 1922 एक्ट बनाया गया, बट इट वॉज लीव्ड एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1922। अब ये 1922 में जो एक्ट बना वो बहुत साल तक चला, आजादी होने के बाद भी चला, और फिर बाद में अगेन इसको चेंज किया गया। इट रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस एंड इन ऑपरेशन टिल 31 मार्च 1961, और फिर 1 अप्रैल 1962 से नया एक्ट शुरू हो गया जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, तो देखो, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ लॉ कमीशन एंड डायरेक्ट टैक्सेस, जो प्रेजेंट एक्ट है भी, है ना, द कमिटी एंड कंसल्टेशन विद द लॉ मिनिस्ट्री, अ बिल वॉज फॉर्म, बिल फॉर्म्ड हो गया। द बिल वॉज रेफर्ड, बिल बताया अभी, है ना, द बिल वॉज रेफर्ड to a select committee and finally signed by the president. प्रेसिडेंट ने ये नए बिल को साइन कर दिया, और ये नए बिल को साइन कब किया देखो, 13 सितंबर 1961 को प्रेसिडेंट साइंड द बिल। दिस एक्ट केम इनटू एनफोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962, और 1 अप्रैल 1962 को ये एक्ट बनाया गया इन होल ऑफ द कंट्री। The Income Tax Act 1961 is comprehensive act and it consists of section 1 to 298 subsections running into thousands of clauses, sub-clauses, etc. अभी जो बना ये नया क्लॉज, उसमें क्लॉज, सब क्लॉज, ये सब कुछ दिया हुआ है, and is supported by other acts and rule. This act has been amended by the several amending acts since 1961. हाँ, तो अमेंडमेंट तो चलते रहे, आज भी अपन देख रहे वो एक्ट इनकम टैक्स एक्ट ही है, 1961 ही है, बट उसमें अमेंडमेंट तो होते रहते, क्योंकि देखो जो भी एक्ट बनता है, तो देखो बनाने वाले के मन में क्या है वो थोड़ी ना आप पहचानते हो, बनाने वाले के मन में कुछ और है, लेकिन लोग इंटरप्रिटेशन निकालते समय अलग इंटरप्रिटेशन निकालते। तो बनाने वाले ने सोचा था बनाते समय कि इस तरीके से हम लोग उसको इंटरप्रेट करेंगे,
बट आप कोई और ही ढंग से उसे इंटरप्रीट करते हो। जैसे देखो, एग्जाम्पल देता हूं आपको, वो हस्ती तो है, वो हस्ती है, लेकिन क्या वो इसलिए हस्ती है कि वो सच में हमें प्यार करती है? या फिर वो हमारा मजाक उड़ाने के लिए हंसती है? तो ये तो अब उसके मन में क्या है ये हमें थोड़ी ना पता है, राइट? तो इसलिए ये एक्ट तब तो बनाया गया, लेकिन उसमें फिर बाद में जो जो चेंजेस, मतलब जैसे जैसे अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती गई, चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स पड़ती गई, वैसे वैसे अमेंडमेंट्स आते गए। द एनुअल फाइनेंस बिल प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट along with the budget make far reaching amendments in this act every year। तो हर साल इसमें अमेंडमेंट होते रहता है, तो कोई नई बात नहीं। ओके, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स, तो वो जो मैंने आपको बताया लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 किसको पावर देता है बेटा? यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देगा। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट को, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सिंपल। फिर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इनकम टैक्स एक्ट, जैसे हमने देखा लिस्ट 1 में पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स लगाने की, लेकिन वो इनकम टैक्स हर इनकम पे एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। सर एक बार और, इनकम टैक्स लगाने के पार है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। सर हमने तो सुना है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट होती है। वेट, देखो, इनकम टैक्स जैसे मैंने बोला लगाने के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एक्सेप्ट एग्री इनकम। ये एग्री इनकम लगाने, इनकम टैक्स ऑन एग्री इनकम, ये लगाने के पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने इस एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट करके रखा है। समझ में आया आपकी? तो एक बात हमेशा याद रखेंगे आप कि एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स लगाने के पार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट करके रखा है, क्योंकि देखो अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स लगा देगी तो दूसरे दिन उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा कौन है बेटा? फार्मर लोग। तो फार्मर लोगों से अगर आप पैसा कलेक्ट करवाने लगोगे टैक्स बोल के, तो वो आपको वोट ही नहीं देंगे, बराबर? तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने उनको क्या करके रखा है? एग्जेम्प्ट। ओके, तो आप ये बात बड़े ध्यान से समझेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के सभी इनकम पे इनकम टैक्स लगाने के पार है, बट एग्रीकल्चर इनकम पे स्टेट गवर्नमेंट के पास। अंडर एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं है। कंप्लायंस विद दिस पावर gave birth to the formation of Income Tax Act. The Income Tax Bill was passed by the both houses of the Parliament and received the assent from the President on 13th of September 1961. जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए और फिर प्रेसिडेंट का assent आना चाहिए। Thus was born the Income Tax Act, which came into enforce on 1st of April 1962. थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। It contains 98 sections and number of subsections and clauses और schedules, है ना? तो ये सब चीजें आपको इनकम टैक्स एक्ट में देखने के लिए मिलेगी। बाय द टाइम जैसे अपन पढ़ेंगे वो सब चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
ओके, तो एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने पार दिए पार्लियामेंट को कि आप ये इनकम टैक्स लगा दो अदर देन ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पे अगेन बता रहा हूं कौन लगाता है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट। फिर है सीबीडीटी, मैंने बताया था आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो देखो, टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, द सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वाज एस्टैब्लिश्ड। हम डायरेक्ट टैक्स देख रहे हैं इसलिए अभी सीबीडीटी की बात करेंगे, जब इनडायरेक्ट टैक्स में आएंगे तब सीबीईसी की बात करेंगे। ओके, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred under section 295 of the act, the CBDT time and again frames the income tax rules by issuing the notifications in official gazette। तो गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल गैजेट होता है, वो गैजेट्स में ये लोग जो भी अमेंडमेंट्स रहेंगे, रूल्स रहेंगे, वो उन इनकम टैक्स रूल्स को इशू करते हैं। ओके, इनकम टैक्स रूल्स बाय इशूइंग द नोटिफिकेशन, इनकम टैक्स रूल्स को नोटिफिकेशन में डाल के वो इशू कर देंगे। फिर अमेंडमेंट्स, टाइम चेंजेस, मैंने बताया आपको कि लोग चोरी करते टैक्स की या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है चीजें चेंज हो जाती है, तो उसके लिए अमेंडमेंट चेंजेस, अमेंडमेंट मतलब क्या, बेसिकली चेंजेस लाना जरूरी हो जाता है और फिर वो चेंजेस ये लाते। टाइम चेंजेस मेनी थिंग्स एंड दस नीड टू चेंज विद देम अराइजेस, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा टाइम के साथ साथ, बराबर। बस चेंज और अमेंडमेंट्स इन द लॉ इज मस्ट, तो लॉ में भी चेंज करना पड़ेगा, आप चेंज होंगे लॉ को भी चेंज करना पड़ेगा। सिंस इंसेप्शन, स्टार्टिंग से, द एक्ट हैज अंडरगॉन इन नेम ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन वेरियस अमेंडमेंट्स बाय विच वेरियस न्यू सेक्शंस हैव बीन इंसर्टेड अपार्ट फ्रॉम द अमेंडमेंट in the existing sections. The changes to be brought in the act are incorporated through annual finance act. और फिर फाइनेंस एक्ट जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे आपको वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाते हैं। फिर क्लैरिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, दिस क्लैरिफिकेशंस आर सर्कुलर्स आर इशूड बाय सीबीडीटी एंड दीज आर बाइंडिंग ऑन ऑफिसर्स ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के ऑफिसर के ऊपर ये बाइंडिंग रहते हैं। ओके, तो असेसीज के ऊपर, असेसी मतलब कौन, जो बंदा टैक्स भरता है, जैसे मैं इनकम कमाऊंगा और मैं टैक्स भरूंगा, तो मेरे ऊपर ये सर्कुलर्स या ये सर्कुलर्स जो रहेंगे वो बाइंडिंग नहीं रहेंगे। ओके, तो देखो, लॉ सिग्निफाइज द सिंप्लिसिटी बट समटाइम इट क्रिएट्स एम्बिग्यूटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ बनाने वाले के मन में तो कुछ और था लेकिन आपने उस इंटरप्रीट कुछ और किया, तो फिर या फिर ऑफिसर ने कुछ और इंटरप्रीट किया, तो इसलिए यह एम्बिग्यूटी हो सकती है। द वर्ड्स ऑफ द लॉ माइट समटाइम हैव टू और मोर मीनिंग्स बट इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन कांट। जैसे देखो अपन बोलते हैं ना, अरे यार वो इंसान है ना तो बड़ा डबल मीनिंग से बोलता है साला, है ना, तो डबल मीनिंग मतलब क्या कि उसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, बट लॉ मतलब जो बनाने वाला उसके मन में थोड़ी ना दो मीनिंग है, वो तो प्लेन एक मीनिंग से बोला, आपने उसके दो मीनिंग निकाले, बराबर। तो देखो, इन सच ए सिचुएशंस द सीबीडीटी मे इशू द क्लैरिफिकेशन एज टू व्हाट इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, उसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस निकालते सीबीडीटी। सीबीडीटी ऑल्सो इश्यूज द सर्कुलर, देखो क्लैरिफिकेशंस जो आते वो क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन के थ्रू देते हैं। गवर्नमेंट क्या इशू करता है बेटा, एक्सप्लेनेशन के थ्रू इशू करते, और सर्कुलर सीबीडीटी कुछ इश्यू करते जो किसके ऊपर बाइंडिंग रहते, ऑफिसर्स ऑफ इनकम टैक्स के ऑफिसर्स के ऊपर। हाउएवर दिस सर्कुलर्स नीदर बाइंडिंग ऑन असेसी नॉर ऑन कोर्ट्स, तो कोर्ट्स पे या असेसीज के ऊपर ये सर्कुलर बाइंडिंग नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग होंगे। गेटिंग द पॉइंट। और जो एक्सप्लेनेशन रहेंगे, जो गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशंस लाएंगे थ्रू एक्सप्लेनेशन, वो सब पे है ना, मतलब कि हमें ये बोलना नहीं था, है ना, लॉ का मतलब आपने ये निकाला लेकिन हमें ये बोलना था ही नहीं, हमें कुछ और बोलना था, तो आपने उसका गलत मीनिंग निकाला भाई,
राइट। तो ऐसी एम्बिग्यूटी कभी कभी आ सकती है, तो एम्बिग्यूटी को क्लियर करने के लिए ये क्लैरिफिकेशंस और सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं। ओके, चल फिर जुडिशियल डिसीजंस। अगर डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और असेसी मतलब जो टैक्स भर रहा है, उनके बीच में अगर झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो गया मतलब क्या सर, कि मैं बोलता हूं मेरा टैक्स कम आना चाहिए, डिपार्टमेंट बोलता है आपका टैक्स ज्यादा आना चाहिए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम जो झगड़ा होगा वो सॉल्व होगा कोर्ट में। 4 प्रकार के कोर्ट है देखो। पहला कोर्ट है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के में जाना पड़ेगा आपको। फिर वहां अगर आप या डिपार्टमेंट हारते, देखो पहली अपील बोलते अपन इसको, तो पहली अपील हमेशा असेसी को करना पड़ेगा। अरे क्योंकि डिपार्टमेंट ने तो उसका रिजल्ट दे दिया, अब झगड़ेगा कौन पहले, क्योंकि मुझे कबूल नहीं, इसलिए मैं अपील में जाऊंगा। तो पहली बार असेसी अपील में जाएगा। फिर अगर दोनों में से जिसके फेवर में नहीं है, मतलब अपील, कमिश्नर अपील ने डिसीजन दिया और वो अगर मेरे फेवर में नहीं है तो मैं और आगे जाऊंगा, या डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं है, डिपार्टमेंट को लगता है आगे जाना चाहिए तो डिपार्टमेंट आगे जाएगा। तो फिर दूसरा अपील लेवल है ट्राइब्यूनल्स। फिर वहां पे जो हारता है वो जा सकता है हाई कोर्ट में, स्टेट्स में रहते हैं, मालूम है आपको। और फिर आखिरी में क्या रहता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये हायरार्की रहती है अपील्स की। सबसे पहले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, फिर ट्राइब्यूनल्स, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो ये हायरार्की रहती। फिर आपने ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी, मतलब ऐसे बहुत बार केसेस पढ़े होंगे, तो वो केसेस के मतलब हम लोगों को समझते नहीं है सर, तो मैंने एक डमी केस आपको दिया हुआ है ना। तो देखो क्या केस है वो, प्रद्युम्न परांजपे वर्सेस, वीएस मतलब वर्सेस सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 192 सीटीआर 256 2017 एससी। ऐसे बहुत बार पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या रहता है मालूम है आपको, चलो मैं समझाता हूं। देखो इसका मतलब क्या, तो जब भी ऐसी केस आपके सामने आ जाए तो आप उसको ऐसे इस तरीके से उसको समझ लेना, राइट। प्रद्युम्न परांजपे मतलब जो पहला नाम रहता है वो रहता है एपिलेंट का, जो अपील करता है उसे एपिलेंट बोलते हैं। तो प्रद्युम्न परांजपे ने अपील किया, वर्सेस किसके अगेंस्ट में किया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अगेंस्ट में। तो इसे कहा जाता है रिस्पोंडेंट। तो देखो रिस्पोंडेंट कौन है, सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और प्रद्युम्न परांजपे इज एपिलेंट। ओके, फिर 192 दिस इज वॉल्यूम नंबर। वॉल्यूम नंबर किसका, वॉल्यूम नंबर वो पब्लिकेशन का। कौन से पब्लिकेशन का, देखो सीटीआर, जैसे सीटीआर इज पब्लिकेशन, करंट टैक्स रिपोर्टर ये पब्लिकेशन है ना। कोई पब्लिकेशन के बुक्स होते हैं, जैसे अपने टैक्स में यूज करते हैं, वैसे ही एक पब्लिशर है। कौन सा पब्लिकेशन है, करंट टैक्स रिपोर्टर। वो करंट टैक्स रिपोर्टर का वॉल्यूम नंबर 192 देखो, और उसके पेज नंबर 256 पे, पेज नंबर 256 पे ये डिसीजन दिया गया। 192 वॉल्यूम नंबर के पेज नंबर 256 पे ये डिसीजन दिया गया, जो कि 2017 में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। अरे समझ में आया। तो पहला अपिलेंट, फिर रिस्पोंडेंट, फिर सीटीआर इज पब्लिकेशन, 192 इज अ वॉल्यूम नंबर, 256 पेज नंबर होता है, कौन से ईयर में दिया गया और कौन से कोर्ट में दिया गया। अगर यहां पे हाई कोर्ट रहता था तो एचसी लिखा रहता था, ट्राइब्यूनल का डिसीजन था तो ट्राइब्यूनल लिखा हुआ रहता है, एंड सो ऑन। ओके, तो इस प्रकार से वो लिखा रहता है। फिर देखो एक छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन के टाइप्स दिए हुए, तो वो हम लोग अभी ये लेक्चर में ले लेते। ओके, देखो टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। ओके, देखो क्या टाइप्स है। बहुत बार हम लोग इस तरीके से डेफिनेशन देखते, इंक्लूसिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एंड एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। ओके, तो आप बोलते हो ना, जैसे हम लोगों ने कई बार पढ़ते, दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स,
गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स इंक्लूड या दिस एक्सक्लूड, तो ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्या होते है ना, समझते इसको। देखो, every act uses the application of a few common terms defined under the act. This definition may be of any of these three types. ये तीन टाइप्स में आते हैं। तो पहली है इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो देखो क्या बोलता है, पहले पढ़ लेते हैं, मैं समझाता हूं। These definitions generally starts with word includes. Include से स्टार्ट करते, जैसे देखो ये डेफिनेशन जनरली स्कोप वाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्कोप, डेफिनेशन का स्कोप वाइड करने के लिए। देखो वहां पे लिखता है, सच अ डेफिनेशन आर यूज टू कीप द स्कोप वाइड इनफ टू कवर द मैटर्स कवर्ड इन इट एंड ऑल्सो दोज विच मे नॉट स्पेसिफिकली एक्सप्रेस्ड बट पार्ट ऑफ इट्स नेचुरल मीनिंग। तो ऐसा भी होता है कि वो डेफिनेशन में तो नहीं आ रहे बट उसका नेचुरल मीनिंग उसके जैसा है, तो इसलिए भी यूज किया जाता है इंक्लूड वर्ड, है ना। जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा एक फ्रेंड है ना, अमित नाम है उसका। तो ये अमित है ना, उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है। तो वो चॉकलेट जैसे जो भी चीजें, जैसे बहुत सारी चीजों को चॉकलेट नहीं है फिर भी चॉकलेट बोलता है। तो मैंने उसको कई बार समझाया, यार ये तो चॉकलेट है नहीं। तो यार बोलता है, आशीष देख मेरे लिए तो ये चॉकलेट ही है। मैं बोला ठीक है भाई। तो एक बार ऐसे ही हम गए दुकान में, तो बोली वो देख चॉकलेट। मैं बोला अरे वो तो केक है। तो बोला नहीं आशीष देख, फॉर मी चॉकलेट मीन्स ऑल चॉकलेट्स एंड चॉकलेट्स इंक्लूड केक्स एंड कुकीज ऑल्सो है ना। तो अमित के लिए चॉकलेट में केक और कुकीज दोनों इंक्लूड है, तो वो केक और कुकीज को भी चॉकलेट्स बोलता है। दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। ओके, तो देखो द बेस्ट एग्जाम्पल इज डेफिनेशन ऑफ इनकम। अपन देखेंगे उसको, तो आप एग्जाम्पल लिख लो मेरा। जैसे मैंने क्या बोला अभी, चॉकलेट इंक्लूड्स केक्स एंड कुकीज। तो चॉकलेट्स की डेफिनेशन में केक्स और कुकीज भी आते हैं अमित के लिए। ओके, तो चॉकलेट्स इंक्लूड केक्स एंड कुकीज फॉर अमित। ओके, देखो ये हो गई इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव। फिर दूसरी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। अब कुछ लोग रहते हैं कि डेफिनेशन मतलब वो डेफिनेशन में उस चीज को इंक्लूड नहीं करना चाहते, एक्सक्लूसिव, मुझे ये नहीं चाहिए, ये छोड़ के बाकी सब कुछ चलेगा, ये नहीं चाहिए, दैट इज एक्सक्लूसिव। तो दूसरा हमारा दोस्त है सुमित। ये सुमित क्या बोलता है, देखो सुमित, चॉकलेट मीन्स ऑल द चॉकलेट्स फॉर मी। चॉकलेट्स मीन्स ऑल द चॉकलेट्स फॉर मी, मेरे लिए सब कुछ चॉकलेट है एक्सेप्ट किटकैट एंड मंच, सॉरी हाँ। तो किटकैट और मंच ये सुमित के लिए चॉकलेट नहीं, ये छोड़ के बाकी सब उसके लिए चॉकलेट्स है। तो दिस इज विच डेफिनेशन बेटा, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। तो देखो वहां पे लिखा, द टर्म विच कवर्स एवरीथिंग विद इन द स्कोप एक्सेप्ट फ्यू, जैसा अभी बताया मंच एंड किटकैट, एक्सेप्ट फ्यू आर डिफाइंड बाय एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। The definition covers the matter to be excluded and everything not included in the definition, but coming within a natural meaning shall form the part of its scope. है चॉकलेट तो है बट उसके लिए नहीं है, मतलब वो डेफिनेशन के लिए वो पार्ट वो डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, राइट। तो फॉर सुमित चॉकलेट एक्सक्लूड मंच एंड किटकैट, तो ये उसके लिए क्या नहीं है बेटा, चॉकलेट्स नहीं। और तीसरा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। अब एग्जॉस्टिव मतलब क्या, देखो हमारा एक बहुत नॉटी फ्रेंड है, जॉनी नाम है उसका, जॉनी, नॉटी जॉनी हम उसको ऐसा बुलाते। तो वो हमें क्या बोलता है, देखो आशीष एक चॉकलेट मेरे लिए चॉकलेट की डेफिनेशन बस एक ही चॉकलेट है और वो है किस मी।
किस्मी चॉकलेट सुना है आपने, जो बचपन में आप खाते होंगे, वो रेड कलर का 25 पैसे का आता था, है ना? हाँ, बचपन की यादें ताजा हो गई आपके। यस आई नो, सब लोगों ने खाया होगा वो। और वो बड़ा भी आता था, 2 रुपए वाला, छोटा सा ऐसा बड़ा लाल कलर का होता था, किस्मी चॉकलेट, है ना? अभी भी मिलते हैं लेकिन बहुत कम दिखाई देते, लोग अब बहुत कम खाते। कैडबरी बहुत चलता है। तो वो हमारा जॉनी जो है बहुत नॉटी है, आज भी उसको वही चॉकलेट पसंद है। तो वो बोलता है मेरे लिए चॉकलेट मतलब सिर्फ और सिर्फ किस्मी। फॉर मी चॉकलेट मीन्स ओनली किस्मी चॉकलेट। सो दिस इज विच डेफिनेशन? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। आपके समझ में आया? देखो, when the scope of an atom is to be restricted to an area, an exhaustive definition is used. बस उतने एरिया के लिए चाहिए, बस इससे बाहर नहीं। घोड़े की तरह झापड़ लगा के चलता है वो। झापड़ समझता है, घोड़े को लगाते, इधर उधर ना दिखे घोड़ा है। तो हमारे जॉनी के लिए चॉकलेट मतलब क्या है? सिर्फ किस्मी। An exhaustive definition covers its ambits only matter specified in it. तो for Johnny, chocolate means only kismi. So this is what exhaustive definition is. तो ये दे आपको एग्जाम्पल, लेकिन अभी आपको समझेंगे नहीं, इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल आपको जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे वैसे वैसे समझेंगे, राइट? तो इंक्लूसिव डेफिनेशन एक बार बता दो मुझे, क्या इंक्लूसिव मतलब क्या बेटा? इंक्लूसिव मीन्स उसका स्कोप वाइडर करने के लिए यूज की जाती है। एक्सक्लूसिव मतलब वो चीज उसमें नहीं होना चाहिए। और एग्जॉस्टिव मतलब सिर्फ उतना ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो हो गई आपकी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।